तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति का भाग नंबर 20। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 20। उसके साथ ही हम पढ़ेंगे दो रेखाओं का सहतलीय होना। जैसे हम बोलते हैं कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइन। सहतलीय होना मतलब बोलते हैं कि एक ही तल में वह दोनों रेखाएं होनी चाहिए, न एक तल को छोड़नी चाहिए। वह दोनों रेखाएं एक ही तल में होनी चाहिए। उनकी दिशा भले ही अलग अलग हो सकती है, लेकिन वह एक ही तल में होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 20 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 20 क्या है, जो कि हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। तो यह मैं हर मतलब पीपीटी में भी कर रहा हूँ कि जो हम पिछले भाग में पढ़ेंगे उसका उदाहरण मैं अगली पीपीटी में रखूंगा, मतलब अगली वीडियो में रखूंगा। तो आप जो भी पिछली पीपीटी में पढ़ के आए होंगे उसके उदाहरण नंबर उसका उदाहरण यहाँ पे उसका उदाहरण नंबर 20 में दिया गया है। तो कुछ बच्चों को मतलब मैं सभी को बोला था तो उदाहरण नंबर 20 एक बार से जरूर प्रयास करके आना। जिन्हें उससे हो गया है उनके लिए सही है, और जिन लोगों से नहीं हुआ है कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। वो हम अभी यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 20 को पढ़ेंगे। तो समतलों आर, पहले मुझे एक समतल यह दिया गया है और एक समतल यह दिया गया है कि प्रतिच्छेदन तथा बिंदु से 1,1,1 से जाने वाली समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों प्रतिच्छेदन, इन छेदों के प्रतिच्छेदन को पहले हमें ज्ञात करना होगा। तो उसके बाद हमें ज्ञात करेंगे कि बिंदु बिंदु हमें क्या दी गई है, 1,1,1 जाने वाले समतल का सदिश समीकरण मुझे पहले निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे ए एन वन कैप। देख लीजिए मेरे पास मान लो यह सभी समतल है और फिर यह समतल है। यह दोनों समतल मुझे दिए गए हैं। इसका मैंने लंबवत सदिश को मान लिया है एन वन कैप, इसको मैंने मान लिया है एन टू कैप। ठीक है। तो एन वन हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के कैप, और एन टू हो जाएगा 2i + j + 4 की कैप। यह यहाँ से आ गया और यह मेरा यहाँ से आ गया है। ठीक है। और डी वन बराबर हो जाएगा 6। यह डी वन के बराबर होता है तो यह हो जाएगा 6, वह हो जाएगा हमारे डी टू के बराबर, जो कि हो जाएगा -5। तो यहाँ से हमने डी वन, डी टू और एन वन तथा एन टू को निकाल लिया है। ठीक है। अब आप जो भी हमारा सूत्र हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं उसको हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि आर एन वन सदिश जोड़ लेमडा एन टू सदिश, जो कि होगा डी वन सदिश प्लस लेमडा डी टू के बराबर। यहाँ पर ऐसा सदिश नहीं है, लेकिन डी वन और डी टू एक दो स्थिर राशि है। ठीक है। और लेमडा भी हमारे यहाँ पर एक स्थिर राशि है। तो आर बराबर आर का हमारी यह दोनों के प्रतिच्छेदन पर यह हमें निकाल लिया था। तो इसका प्रयोग करने पर हम पता करते हैं, आर की जगह पे मैंने आर रख दिया, एन वन सदिश की जगह पे एन वन सदिश रख दिया, लेमडा लगा के एन टू सदिश की जगह एन टू सदिश रख दिया। और यहाँ पे मैंने डी वन और डी टू का भी मान भी ज्यों के त्यों रख दिया है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आई आई को एक साइड रखेंगे, जे जे को एक साइड रखेंगे और के को एक साइड रखेंगे। तो यह कैसे निकलेगा, पहले हम देखते हैं आई आई को। देखिए यहाँ पर एक आई है, यहाँ पे दो लेमडा आ जाएगा तो 1 + 2 लेमडा आई। इसी तरह यहाँ पे 1 + 3 लेमडा जे, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 4 लेमडा के। ठीक है। तो यहाँ पे आई जे के साथ जो भी उसके मतलब जो भी उनके स्थिर राशि उनके आगे आने वाली है वह हमने निकाल दी। और सीधे सीधे यह हो जाएगा 6 - 5 लेमडा के बराबर। यह मैंने हर भाग में मतलब लिख ही देता हूँ कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि एन वन समतल के अभिलंब इकाई सदिश है। जो भी है हमारे पास इकाई सदिश आएगी समतल के अभिलंब, वह हमारी इकाई सदिश एन कैप की दी होती है। ठीक है। अब हम इसे आगे करते हैं। तो आगे हमें देखना है कि जहाँ पे लेमडा एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या एक स्थिर राशि कुछ भी दी गई हुई, वहां पे लेमडा एक हमारी स्थिर राशि है। तो आर को हम क्या रख देते हैं, आर को हम जब भी रखेंगे, आर को मैंने रख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आर को मैंने यह रख दिया है। रखने पर मैंने क्या पाया, देखिए आर को ज्यों के त्यों रखा, आर की जगह पे मैंने इसको रख दिया, और बाकी सारी इक्वेशन को, बाकी सारी समीकरण को मैंने ज्यों के त्यों वैसे ही के वैसे रख दिया। अब आपको क्या करना है, आई वाले को आप इनके बीच में देखिए अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल में आप क्या करते हैं, आई वाले को आई के साथ गुणा करते हैं,
जे वाले का जे के साथ गुणा करते हैं और के वाले का के साथ गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स का गुणा होगा इसके साथ, तो यह हो जाएगा 1 + 2 लेमडा, और बाहर आ जाएगा एक्स जो कि गुणन में है, 1 + 2 लेमडा गुणा एक्स। इस तरह आ जाएगा 1 + 3 लेमडा गुणा बाई, और यह आ जाएगा 1 + 4 लेमडा गुणा जेड, जो कि हमारा होगा 6 - 5 लेमडा के बराबर। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सीधे सीधे जो भी हमारी राशि है उनको एक साइड रखना है, और जो भी लेमडा के साथ है उनको एक साइड रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आ जाएगा एक्स बाई और जेड और 6, एक्स बाई जेड, और इसको इस साइड लाएंगे तो यह हो जाएगा -6। ठीक है। जब हम इसको इस साइड लाएंगे तो यह हो जाएगा -6। तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड -6, यह हो जाएगा हमारा साधारण यूनिट। अब लेमडा के गुणांक में क्या आएगा, देखिए यह हमारे पास लेमडा है, तो लेमडा के गुणांक में क्या आएगा, 2x 3y 4 जेड, जो कि आएगा -5 लेमडा। -5 लेमडा को जब हम इस साइड लाएंगे तो यह हो जाएगा प्लस का 5 लेमडा। ठीक है। तो यह आ गया 2x + 3y प्लस का 4z प्लस 5। इसको हमने लेमडा के गुणांतर में लिख दिया है, और यह 0 के बराबर है। ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि मैंने इसकी समीकरण को कैसे निकाल दिया है। तो अब प्रश्नानुसार में हमें क्या निकालना है कि लेमडा का मान भी अब हमें निकालना पड़ेगा। तो अभी क्योंकि हमें लेमडा का मान निकालेंगे तभी हमारी सही से पूरा समीकरण आएगा। और लेमडा का मान हम कैसे निकालेंगे, लेमडा का मान हम निकालेंगे उस बिंदु, जो हमें बिंदु दी गई है, जो कि 1,1,1, उसकी मदद से हम लेमडा का मान निकालेंगे। ठीक है। तो अब प्रश्नानुसार अभीष्ट समतल बिंदु, जो कि हमें 1,1,1 दी गई है, ठीक है, से जाता है, अतः यह बिंदु 2 को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं जो भी एक्स वाई और जेड हैं वहां पर मैंने 1,1,1 रख दिया। तो यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर वाई था, यहाँ पर जेड था। यहाँ पर एक्स वाई और जेड उस गुणांक के साथ था, तो मैंने वहां पर एक उसका एक्स वाई और जेड का मान रख दिया है। ठीक है। तो वह आ जाएगा इस तरह, 1 + 1 + 1, और यह -3, तो यहाँ से -6, जो कि -3 आ जाएगा, और यहाँ से प्लस में लेमडा, लेमडा के साथ कितना आ जाएगा, 2 + 3 5, 5 और 5 10 और 4 14, तो 14 बराबर आ जाएगा 0। यहाँ से आप देख सकते हैं 14 लेमडा का मान कितना आ जाएगा, बस सीधा सीधा आ जाएगा 3, और लेमडा का मान क्या आ जाएगा, 3/14। तो यहाँ से हम लेमडा का मान भी सीधे सीधे से यहाँ से निकाल चुके हैं, जिसमें हमें कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। तो हमने लेमडा का मान भी निकाल लिया है। अब बस हमें क्या करना है, जो भी हमारा लेमडा का मान आया है उसको यहाँ पर रख देंगे, और हमारे एक्स वाई और जेड को कुछ संख्या के रूप में हमें उसकी समीकरण मिल जाएगी। तो अब बस हमें लेमडा का मान वहां पर रखना है। ठीक है। जैसे ही मैंने लेमडा का मान यहाँ पर रखा, यह क्या हो जाएगा, आर और 3/7, 1 + 9/14, 1 + 6/7, और यह हो जाएगा 6 - 15/14। ठीक है। लेमडा का मान रखने पर हमें यह मिल गया है। ठीक है। इसे हमने किस में रखा है, पृथक एक में, जो भी हमें समीकरण एक दी गई थी उसमें हमने इसको रखा है। समीकरण एक मुझे क्या दिया गया था, जो कि मुझे यह सबसे शुरू में हमने निकाला है, उसमें रखेंगे, उसमें बस हमें लेमडा का मान रखना है, और हमें सीधे सीधे पूरी समीकरण मिल जाएगी। ठीक है। तो इसमें हम लेमडा का मान रख दिया। अब वो कैसे निकलेगा, अब उसमें हम देखते हैं, देखिए 7 7 एकम 7 और 3, जो कि 10/7 हो जाएगा। इसी तरह 14, 14 और 9 हो जाएगा 23, 23/14, और यह हो जाएगा 7, 7 और 6 13, 13/7। ठीक है। और यहाँ से यह हो जाएगा 14, 14 × 6 -15, यह हो जाएगा 69, 59 और 69, 69/14। ठीक है। 69/14 यह हो जाएगा। हम पूरे आप देख सकते हैं कि 14 हर जगह कॉमन है, तो आप 14 से पूरे उसको गुणा कर देना है, मतलब 14 पे उसको गुणा कर देना है। यहाँ पर यह हो जाएगा, 14 से गुणा करेंगे तो इसमें 7 दूनी 14 कटेगा। ठीक है। इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। मान लो यहाँ पर मैंने 14 से गुणा किया, तो यह हो जाएगा 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20। इसी तरह यहाँ पे 14 से 14 कट जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी 2 बचेगा, तो 13 दूनी 26। यहाँ पर भी हमारा 14 से 14 कट जाने वाला है, तो यह 69 के बराबर ही आ जाएगा, जो समतल का अभीष्ट सदिश समीकरण है। तो यह हमारा फिर समतल का अभीष्ट समीकरण है, इसमें पहले हमें लेमडा का मान निकालना है, और हमें सबसे आसान समीकरण निकाल लेना है।
फिर हम लैम्डा का मान जैसे ही निकालेंगे, लैम्डा का मान उस समीकरण में रख देंगे और हमें अभीष्ट सदिश समीकरण मिल जाएगा। ठीक है ना, हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे दो रेखाओं का सहतलीय होना, जिन्हें हम कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस कहते हैं। तो मतलब दो रेखाएं कैसे इस समय सहतलीय होती हैं। सहतलीय मैंने आपको बता दिया कि मान लो है मेरे पास एक तल है, ठीक है, तो दो रेखाएं इसी तल के अंदर होनी चाहिए, तब वह सहतलीय रेखा होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक रेखा कुछ ऐसी जा रही है, कुछ ऐसी दिशा में जा रही है इसके ऊपर। मान लो यह रेखा है, यह मेरे पास एक तल है, तो वह दोनों रेखा इसी पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई रेखा इसके ऊपर चली जाएगी, इस साइड चली जाएगी, तो वह सहतलीय रेखा नहीं होगी। तो कैसे हम देखते हैं कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, चलिए इसे भी देखेंगे। तो दो रेखाओं का सहतलीय होना जिसे हम कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो ज्ञात रेखाएं आर, जैसे मैंने यह हमने इसका समीकरण जो कि सामान्य समीकरण है वह हमने पहले निकाल दिया है, जो कि सदिश समीकरण हमें यहाँ पे दिया गया है। सदिश समीकरण हमने पहले निकाल दिया है, मतलब हम पिछले वाले भागों में जब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा ए क्या होता है, ए होता है मेरी जो भी पहली रेखा होगी उस पे कोई स्थिर बिंदु, और बी होता है हमारी जो कि दूसरी जो कि पहली रेखा है उसके समांतर एक लाइन, और ए टू होगी मेरी दूसरी रेखा पे कोई स्थिर बिंदु, और बी टू क्या होगी उसी समांतर मान लो कोई मैंने दूसरी लाइन ले ली तो उसके समांतर कोई और रेखा। ठीक है, देखिए ये मैंने मान लिया है L1 के लिए, L2 के मान लिए मानी नहीं तो यह तो थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, ए मैंने मानी है, यह है एस पॉइंट को मैंने, एस बिंदु को मैंने A1 सदिश मान लिया है। ठीक है, तो L1 के लिए हो जाएगा एस जो कि A1 है, तो A1 को हम ज्यों के त्यों लिख देंगे, और इसी के लिए हमारी B1 सदिश इसके समांतर आ जाएगी। देखिए देखा है B1 सदिश क्या है, L1 की समांतर, और B2 सदिश क्या है, L2 के समांतर। तो यहाँ पे जो भी B2 सदिश आएगी वह आ जाएगी हमारी L2 के समांतर। ठीक है, और बी टू ए टू क्या है, ए टू है मेरे टी, टी बिंदु को मैंने ए टू मान लिया है, जो कि एल टू लाइन पर कोई भी हमारी स्थिर सदस्य है। तो L1 और L1 और L2 पे A2 और A1 और A2 थी हमारी स्थिर सदस्य, और B1 और B2 उनके समांतर सदस्य। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इनका सहतलीय होना हम कैसे देखेंगे। तो रेखा एक बिंदु है जिसकी स्थिति सदिश A1 है। ठीक है, स्थिति सदिश पहले की हमें A1 दी गई है और से होकर जाती है तथा B1 के समांतर है। ठीक है, रेखा दो जिसकी बिंदु B जिसकी स्थिति सदिश A2 है और से होकर जाती है तथा B2 के समांतर है, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए उसमें बस इतना दिया गया है कि L1 जो रेखा है उसकी में जो कि L2 रेखा है, L1 रेखा में मेरे पास A1 स्थिति सदिश है और B1 उसके समांतर सदिश है, और L2 में मेरे पास A2 एक स्थिति सदिश है और B2 उसके समांतर एक सदिश है। तो इसमें मुझे L1 और L2 में क्या स्थिति सदिश है और क्या उसके समांतर सदिश है, बस यही बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं ए बी कैसे निकलेगा, जो कि निकला है A2 - A1। ठीक है, A2 में से A1 को जब मैं घटा दूंगा तो यह AB आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। AB यहाँ पर मैं TS मान सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं पहले T लूंगा फिर S लूंगा, और T में से S को घटा दूंगा तो A1 - A2 आ जाएगा, जहाँ से मुझे AB सीधे मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्ञात रेखाएं सहतलीय हैं यदि AB B1 और BT सहतलीय हैं। ठीक है, तो मेरे पास A1 निकलेगा, यह देख लीजिए, यह रहा मेरा मान लो AB। ठीक है, AB आएगा, और यहाँ पर मान लो मेरे पास B1 सदिश दिया गया है और यहाँ पे B2 सदिश दिया गया है। तो यह रेखाएं सहतलीय कभी कब होंगी, जब यह तीनों रेखाएं, जो भी हमें तीनों रेखाएं दी गई हैं, वह एक दूसरे के मतलब एक ही तल में होने वाली। तो उनका देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इन तीन रेखाओं का सहतलीय हम कैसे निकालते हैं। मालूम मैंने एक रेखा ली, दूसरी रेखा ली, तीसरी रेखा ली। अब क्या करना है, इन दोनों रेखाओं का सदिश गुणनफल निकाल लेना है। आप सदिश गुणनफल निकालोगे तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा इसके ऊपर जो कि प्लेन के लंबवत एक दिशा दाखिल दिशा मिल जाएगी। ठीक है, और जब हम उसका इस तीसरी सदिश के साथ फिर से
डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम अदिश गुणनफल बोलते हैं, वह निकालेंगे। तो आपको पता होगा जब दो रेखाओं के बीच में हम जो 90 डिग्री के कोण पर स्थित होती हैं, उनके बीच में जब हम अदिश गुणनफल निकालते हैं तो वह जीरो आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से ए बी हो जाएगा मेरा। ठीक है, ए बी हो जाएगा इस प्लेन में, उसी तल में एक लाइन हो जाएगी ए बी, और बी वन बी टू है, और से एल वन और एल टू रेखा के समांतर दो रेखा, और यह हो जाएगा हमारे जीरो के बराबर, क्योंकि बी वन और बी टू का जब हम सदिश गुणनफल निकालेंगे तो वह प्लेन उस तल के लंबवतीय रेखा में आने वाला है। और जो कि ए बी मेरी सीधी रेखा दी गई थी, उसके साथ जब मैं उसका अदिश गुणनफल निकालूंगा, जिसे मैं डॉट प्रोडक्ट भी कहता हूँ, देखिए यहाँ पे बीच में डॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो वह जीरो के बराबर हो जाएगा। अब ए बी देखो हम पहले निकाल चुके, ए बी मेरे पास क्या दी गई थी, जो थी ए टू माइनस ए वन। ठीक है, तो यहाँ पे ए टू माइनस ए वन भी हमें दिया गया है, तो ए बी की जगह हम रख देंगे ए टू माइनस ए वन, और यहाँ पे बी वन क्रॉस बी टू यह हम सीधे सीधे लिख देंगे, और यह जीरो के बराबर होता है। तो बस आपको बस यही ध्यान रखना है कि कोई भी दो रेखा अगर सम सहतलीय हुए हैं तो उनको हम कैसे निकालते हैं। और तो आपको बस इसको ध्यान रख लेना है, इसको आप याद कर लेना, और कॉपी पर जरूर लिख लेना, जो भी आप जहाँ पर जरूरी अपने फॉर्मूले लिखते हैं, तो वहां पर आप कॉपी में इसको लिख लेंगे। तो चलिए, अब हमारा भाग यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 20, जो कि हमने आज पढ़ा है उसको देखेंगे। तो पहले हमने पढ़ा उदाहरण नंबर 20। उदाहरण नंबर 20 बहुत ही सरल था, बस आप में उसको क्या करना था, एक हमें आर सदिश दी गई थी, दूसरी आर सदिश दी गई थी, इन दोनों के प्रतिच्छेदन से और एक बिंदु दी गई थी, से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना था। आपको बस क्या करना था कि एक समीकरण निकालना है, जो कि लेमडा के रूप में होना चाहिए। फिर लेमडा का हम मान निकाल लेंगे उस बिंदु की मदद से, जो कि यहाँ पर 1,1,1 दिया गया है। फिर जैसे ही लेमडा निकलेगा, हमें पहले जो हमने समीकरण निकाली थी उसमें हम लेमडा का मान रख देंगे, और हमें जो यहाँ पे अंतिम समीकरण निकलेगा, जिसे हम अभीष्ट सदिश समीकरण भी कहते हैं, वह मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा दो रेखाओं का सहतलीय होना। दो रेखाओं के सहतलीय होने के लिए हमने दोनों रेखाओं के स्थिर बिंदु को जोड़कर एक तीसरी रेखा निकाल ली, और उन तीनों के बीच में यह देख लिया कि वह तीनों एक दूसरे से सहतलीय हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैंने दो रेखाओं का सदिश गुणनफल किया, जिससे वह उसकी लंबवत रेखा आ गई, और तीसरी रेखा के साथ उसका अदिश गुणनफल कर दिया, और अगर वह जीरो के बराबर आ रहा है तो वह सहतलीय होंगी, क्योंकि वह एक ही तल में होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको भी पढ़ लिया है। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे दो रेखाओं का सहतलीय होना। क्या हमने अभी पढ़ लिया है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे उसके कार्तीय रूप को, जिसे हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। उसके कार्तीय रूप को भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके साथ ही हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 21 को। उदाहरण नंबर 21 को भी हम साथ में देखने वाले हैं। तो देखिए, तो आज हमने जो भी साधारण फॉर्म निकाला, जो भी साधारण रूप निकाला, उसको भी आप जब एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, और जो भी उदाहरण मैंने करवाया है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद जो भी उदाहरण नंबर 21 दिया गया है, उसको हम शायद, अगर उसमें कार्तीय रूप होगा तो वह हम अगले भाग में ही देखेंगे। अगर आप एक बार उदाहरण खुद से देख लीजिएगा, अगर उसमें कार्तीय रूप वह नहीं मांग रहा है, तो आप उदाहरण को एक बार खुद से करके जरूर देखेंगे। ठीक है, तो बस आज का भाग हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि अगले भाग जब भी हम शुरू करेंगे तो आप पिछले वाला भाग अपने जरूर पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो अब इस भाग को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।